कांग्रेस के बारे में हमने जाना था, कांग्रेस के अधिवेशन कहाँ कहाँ हुए, कौन कौन से महत्वपूर्ण अधिवेशन थे। ठीक है, आगे शुरू करें। तो 1875 में एक तो आप लोग याद रखेंगे 1875 का इंडिया लीग, जिसको किसने बनाया था? शिशिर कुमार घोष ने। नेतृत्वकर्ता कौन थे इसके बाद में? आनंद बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। आपको पता होना चाहिए जब बंगाल विभाजन हुआ था 19 ही चीजें अपनानी चाहिए, तो उसका भी नेतृत्व कौन कर रहे थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और भारत की स्वतंत्रता के लिए ही एक संस्था काम कर रही थी, इंडिया लीग। ठीक है, अच्छा। फिर जो हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय सुधार आंदोलन, जैसे उसमें हमने पढ़ा राजा राम मोहन राय जी के प्रयासों को, ऐसे ही प्रयास किए 1875 गिरगांव मुंबई से 1875 में। आर्य समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती ने। बचपन का नाम इनके का मूल शंकर था। तो इतना पूछा जाता है दोस्त कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई? कब हुई बोलेंगे? 1875 में। और क्या नारा दिया गया? वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। पुस्तक कौन सी लिखी इन्होंने? सत्यार्थ प्रकाश। इनके गुरु थे स्वामी विरजानंद, और इनको भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। जैसे कि मार्टिन लूथर की हम बात करते हैं, मार्टिन लूथर ने क्या किया आपका? अगर हम बात करें अमेरिकी महाद्वीप में लोगों को एक सही मार्ग पर ले जाने का काम उन्होंने किया। और सही मार्ग से मतलब क्या था? सही मार्ग से मतलब था कि पुरानी जो प्यारे बच्चे अंधविश्वास की चीजें थी उनको छोड़ करके आगे बढ़ जाना। जैसे आर्य समाज में आप जानते हैं, आर्य समाज में ही नियम बना था सबसे पहले लड़कियों की उम्र को लेकर के कि उनकी शादी के लिए सबसे कम न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए। और तब उस समय पर 24 नियम हुआ करते थे, अभी तो कुल मिलाकर के मतलब 10 नियम के आसपास ही फॉलो करते हैं आर्य समाज में। ठीक है, वेरी गुड जागृति कुमारी, एकदम सही उत्तर है, वेरी गुड। चल आगे आएंगे तो क्या बोलेंगे? भारत के मार्टिन लूथर कौन कहे जाते हैं? भारत के मार्टिन लूथर कौन कहे जाते हैं? आगे चलेंगे भैया, नेक्स्ट है। इन्होंने बाल विवाह के लिए कार्य किए, और इन्होंने बोला लड़की की एज कम से कम 16 वर्ष। और समझ रहे हैं कब बात कर रहे हैं इसकी? 1875 के आसपास के समय पर प्यारे बच्चे इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी बोलेंगे एक बार? बहुत बढ़िया, चलो। और 25 वर्ष इन्होंने क्या की? लड़के की उम्र तय की, लड़के की उम्र। आर्य महिला समाज, आर्य महिला समाज की स्थापना 1833 1883, 1883। भाई जैसे पुरुष समाज बना आर्य समाज, वैसे ही पूछा जाता है कि वो कौन थी जिसने आर्य महिला समाज यानी महिलाओं की शिक्षा के लिए काम किया, महिलाओं के सुदृढ़ीकरण यानी कि महिलाएं, वुमेन जो एम्पावरमेंट की बात थी वो किसने की उस समय पर? पंडिता रमाबाई ने की थी। ठीक है, आगे आगे। आर्य समाज से जुड़े हुए पत्र कौन से हैं? सुधर्मा और सुभाष पत्र। आपसे कभी भी पूछा जा सकता है दोस्त कि जो सुभाष पत्र है, सुभाष पत्र का संबंध किस संस्था से है? तो क्या आंसर आएगा हमारा? क्या आंसर आएगा? वेरी गुड, चलो भाई आगे। थियोसोफिकल सोसाइटी, थियोसोफिकल सोसाइटी। सूरज नाविक भाई, निर्भर करता है आपकी तैयारी के ऊपर, आपकी तैयारी कैसी है। थियोसोफिकल सोसाइटी ये दरअसल में एक आध्यात्मिक संस्था थी, आध्यात्मिक संस्था थी। इन्होंने लोगों से बोला कि जो जातीय भेदभाव है, या अगर बात करें बहुत जगह पर, जैसे हमारे देश में जाति एक बड़ा विषय है, लेकिन जातियां सभी देशों में नहीं है, लेकिन वर्ग वहां भी बने हुए हैं। कहीं पर अमीर और गरीब की लड़ाई है, कहीं पर काले और गोरे का भेद है। तो ये इन्होंने बोला कि किसी भी प्रकार का जातीय भेदभाव और किसी भी प्रकार की जो नस्ल भेद की चीजें हैं ये नहीं होनी चाहिए। तो नस्ल भेद को दूर करने के लिए स्थापना की 1875 न्यूयॉर्क में। ठीक है, कौन थे संस्थापक? मैडम हेलेना विलावाटस्की और हेनरी स्टील अलकाट। ठीक है, ये हेडम क्या बोलोगे? मैडम हेलेना विलाटवस्की थी और हेनरी स्टील अलकाट थे।
ये सर हेनरी स्टीलरकाट बोलते, रसिया से थे, ठीक है, यूएस से। 1879 में मुंबई में कार्यालय खोला। यानी अगर हम बात करें थियोसोफिकल सोसाइटी, जिसकी स्थापना कहां पर हुई है, बोलेंगे न्यूयॉर्क में। और कितने 4 वर्षों के बाद इनको लगा कि भारत में भी जातीय भेदभाव जैसी चीजें हैं, तो इन्होंने अपना एक कार्यालय कहां पर खोला, मुंबई में खोला। फिर आगे चल के चेन्नई में भी इन्होंने अपना कार्यालय खोला। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई और कौन उसके संस्थापक हैं। ये 2 चीजें आपको हमेशा याद रख लेनी है। चलो भाई, भैया जी, जनजातियां प्यारे बच्चे, मैं स्टैटिक में एक बार पहले करा चुका था। जनजातियां ज्योग्राफी का टॉपिक है, जातीय स्टैटिक जीके का टॉपिक है नहीं। वो तो मैं करा देता था जब होता था कि भाई हाँ टाइम है और भी 1-2 क्लास कुछ हो जाए, ठीक है। जैसे हम परिवहन करते थे स्टैटिक में, परिवहन स्टैटिक का टॉपिक नहीं है। अब ऐसे करने को तो हम स्टैटिक में सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, आगे 1886 में चेन्नई में कार्यालय खोला इन्होंने। सबसे इंपॉर्टेंट रोल आता है इसमें एनी बेसेंट। 1889 में एनी बेसेंट थियोसोफिकल आंदोलन से जुड़ी। एनी बेसेंट कहाँ की है? एनी बेसेंट आयरलैंड की थी। इनके पति ने इनको छोड़ दिया था, तो उसके बाद ये एक एक्टिविस्ट रही दुनिया में। आयरलैंड, भारत से बहुत प्यार था इन्हें और जुड़ी ही रही, मतलब अंततः भारत की नागरिकता भी इन्होंने ली और भारत से ही जुड़ी रही। 1847 में जन्मी थी और 1833 में इनकी मृत्यु हुई। 1933 में इनकी मृत्यु हुई, सॉरी। अडियार चेन्नई में क्या हुई, इनकी मृत्यु हुई थी। 1893 में भारत आई और 1893 बहुत इंपोर्टेंट ईयर है। 1893 में गांधी जी कहाँ गए थे? अफ्रीका गए थे। 1893 में ये भारत आई और 1893 में स्वामी विवेकानंद जी कहाँ गए थे? शिकागो धर्म सभा में। 1893 बड़ा महत्वपूर्ण ईयर माना जाता है। ये 3 बड़े व्यक्तियों से जुड़ा हुआ वर्ष है। वेरी गुड अभय शुक्ला जी, बहुत शानदार। तो 1893 में भारत आई और किस सोसाइटी से जुड़ी हुई है? थियोसोफिकल सोसाइटी से। थियोसोफिकल से, यानी जुड़ने के 4 वर्षों के बाद ही भारत आ गई। और भारत में इन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया, सेंट्रल हिंदू कॉलेज, CHC जिसको हम बोलते हैं, CHC, सेंट्रल हिंदू कॉलेज 1898 में इन्होंने बनाया बनारस में। और सबसे बड़ा काम क्या हुआ कि यही सेंट्रल हिंदू कॉलेज आगे चल करके क्या बना? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बना, BHU बना। ठीक है, क्या बोलेंगे? यही 1916 में क्या हो गया? BHU बन गया। बहुत बढ़िया सर, क्या मैं जो PDF आती है उससे पढ़ लिया करूं? हाँ बिल्कुल पढ़ सकते, अच्छा विकल्प है। आप चाहे PDF से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, याद रखें। आगे आएंगे तो क्या बन गया? 1916 में BHU बन गया। पंडित मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से किसी एक व्यक्ति ने पूरे देश से चंदा मांगा और यहां पर किसने चंदा दिया था सबसे ज्यादा? राजा गंगा सिंह, बीकानेर के राजा थे राजा गंगा सिंह। राजा गंगा सिंह की मदद से, और लगभग पूरे देश ने इसके लिए डोनेशन दिया। चलो भाई, सर एप्लीकेशन पे कोई कोई वीडियो नहीं है, ठीक है, मैं दिखवा लूंगा भाई, देख लेंगे। चेंज कर लेंगे प्यारे बच्चे, वो लुसेंट में लिखा हुआ है तो गलत लिखा हुआ है, 1882 नहीं है, 1875 होगा। बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत इस बात में? एक बच्चे ने कमेंट से भर दिया है सब कुछ, शिवम सिंह कह रहे सर एनी बेसेंट कब अध्यक्ष बनी? ये आ गया। BHU की फुल फॉर्म अभी बोलिए, सुने ध्यान से, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ब्रदर्स ऑफ सर्विस संस्था का गठन इन्होंने किया। इस चीज के लिए चलाई ये आपका एनी बेसेंट ने? जातीय भेदभाव, बाल विवाह के विरोध में। देखो, नस्ल भेद के लिए पहले से काम कर रही थी, जातीय
जो प्रथा है वो भेदभाव के लिए पहले से काम कर रही थी, अब काम और क्या करने लगी है, बाल विवाह के विरोध में। 1907 में कर्नल अलकाट की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। 1907 में क्या हो गया, कर्नल अलकाट की मृत्यु हो गई। और 1907 में, ध्यान से सुनना, 1907 में थियोसोफिकल की अध्यक्ष बनी है, थियोसोफिकल की अध्यक्ष बनी, थियोसोफिकल की अध्यक्षा ये बनी दोस्त। और कांग्रेस मैंने आपको बताया है कि 1917 में किसकी अध्यक्ष बनी, कांग्रेस की, याद है ना, प्रथम महिला अध्यक्ष। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा यहाँ पर, एक, ये प्रथम भारतीय तो है नहीं, ये तो आयरलैंड की थी। मुझे बताएं कि सरोजनी नायडू कब बताई थी मैंने आपको अध्यक्ष। वेरी गुड सुजीत यादव, बहुत शानदार, बोलेंगे भाई एक बार। अभय शुक्ला जी, बहुत बढ़िया, हाँ बिल्कुल आती थी सौरभ, अपने लेख लिखे हैं इन्होंने हिंदी में। वेरी गुड आलोक कुमार झा जी, बहुत ठीक लिखते हुए। 1925, बहुत सारे बच्चों का आंसर आया 1925, वेरी गुड। आगे चलेंगे जी। रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन ये भी एक ऐसी संस्था थी जिसने सामाजिक सुधार के लिए काम किया। रामकृष्ण परमहंस जो कलकत्ता विश्वविद्यालय में अध्यापक थे, इनके शिष्य थे स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण परमहंस कौन है, ये गुरु हैं, और स्वामी विवेकानंद जी हमारे पूरे यूथ के लिए एक इंस्पायरेशन का काम करते हैं, जिनका वास्तविक नाम क्या था, नरेंद्र दत्त। ये इनके गुरुजी हैं रामकृष्ण परमहंस, और ये गुरुजी की पत्नी है। एसएससी ने क्वेश्चन पूछा इनसे, माँ शारदा बोलते हैं इनको, श्री माँ के नाम से भी जाना जाता है, श्री माँ और शारदा माँ। शारदा माँ कौन थी, तो रामकृष्ण परमहंस जी की पत्नी थी, लेकिन इन्होंने कभी इनको अपनी पत्नी नहीं माना, ये इनको देवी मानते रहे। कहते हैं कि इनको माँ काली का रूप इनके अंदर दिखता था, और रामकृष्ण परमहंस को उन लोगों में से एक माना जाता है जिनको भगवान ने दर्शन दिए, साक्षात दर्शन। उन लोगों में से एक माना जाता है किनको, रामकृष्ण परमहंस को। ये अपनी इन्होंने सिद्धियों से ये दर्शन किए, और उन्हीं के शिष्य थे कौन, आपका स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने ये बीड़ा उठाया कि अपने गुरुजी की शिक्षाओं को, जो उनके गुरु के उपदेश हैं, जो उनका कथन है, उसको वो दुनिया में सब जगह तक पहुंचाए, कि वो क्या सोचते हैं, क्या होना चाहिए। उसी के लिए इन्होंने फिर दुनिया का भ्रमण किया था, जिसके बारे में हम सिर्फ एक चीज जानते हैं कि विश्व की जो धर्म सभा थी उसमें जाकर के बोले, ऐसा तो था ही, लेकिन उसके बाद ये इतने बिजी हो गए स्वामी विवेकानंद जी, बहुत लंबा जीवन इनका नहीं रहा। स्वामी विवेकानंद जी का अगर हम बात करते हैं, 12 जनवरी 1863 से शुरू होता है, और 4 जुलाई, 4 1902 तक का इनका जीवन था। 39 वर्षों का कुल जीवन रहा। तो जब ये 1893 में गए, कहां पर, आपका शिकागो, शिकागो गए, तो उसके बाद जब लोगों ने इनको सुना, जहां पर इनको बोलने का भी थोड़ा सा समय निश्चित था, लेकिन ये बहुत बोले, कहते हैं विश्व का सबसे अधिक लंबा भाषण भी लोग बताते हैं इन्होंने वहां पर दिया। और उसके बाद ये लंदन, ब्रिटेन, इनके इतने अनुयायी हो गए कि लोग इनको हर जगह इनवाइट करते रहे, और ये जाते रहे। ठीक है, आगे जानते हो ना, इसी के लिए हम क्या मनाते हैं 12 जनवरी को, मैंने स्टेटिक में आपको बताया था, युवा दिवस। स्वामी विवेकानंद जी जन्म हुआ 12 जनवरी 1863, 11 सितंबर 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया। ये एक वो लाइन है जिससे स्वामी विवेकानंद जी पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, बाकी जानने के लिए तो बहुत कुछ है इनके बारे में। बहुत बढ़िया सर जी, पहली महिला 1925 में सरोजनी नायडू आपने बताई थी। बेटा सुना करो संदीप यादव क्लास ध्यान से, वो प्रथम भारतीय महिला है 1925 में। एनी बेसेंट भारतीय नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत, चलो जी, अंशु कुशवाहा जी को मुक्ति दी जाए भैया, चलो रहने दो, खुश है, कोई दिक्कत, अंशु ना आया करें आप क्लास में प्यारे बच्चे।
पश्चिम के भौतिकवाद व पूर्व के अध्यात्मवाद को अंशु जी कह रहे हैं जी इधर उधर की कोई कहानी मत बताओ, सिर्फ यही पढ़ दो। इधर उधर की बातों में समय खराब होता है। ये उद्योगपति हैं देश के इतने बड़े, इनके पास समय नहीं है पढ़ने का। इनका समय खराब हो जाता है कि हम कुछ बात करते हैं इधर उधर की। तो अविकसित बच्चे कब विकसित होगा? ठीक है। इनका एक स्टेटमेंट पूछा था कि पश्चिम के भौतिकवाद व पूर्व के अध्यात्मवाद को यदि मिला दिया जाए तो इसके विशेष परिणाम होंगे। ये इन्होंने जाकर के बोला उस विश्व धर्म संसद में। इन्होंने कहा मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों, और कहकर के सबसे बड़ी बात क्या कि पश्चिम प्यारे बच्चे हमारे देश से आगे है। अगर आधुनिकता में हम देखें, पहले हमारा देश कैसा था उसके मायने अलग है कि हम किताबों में पढ़ते रहे हमारा देश महान था, लेकिन हमको ये भी देखना होगा कि यूरोप में पुनर्जागरण सबसे पहले हुआ और यूरोप मशीनरी युग में आगे है। तो क्या बोलते हैं, मशीनरी युग में आगे, तो भौतिकवाद में आगे है। तो उन्होंने बोला कि पश्चिम का भौतिकवाद, यानी पश्चिम से मतलब था यूरोप, अमेरिका, और पूर्व का अध्यात्मवाद जो हमारे पास है, इन दोनों को मिलाया जाए तो सबसे बेहतरीन एक दुनिया बनेगी। ठीक है, आगे आएंगे। उठो जागो और तब तक मत रुको तब तक मंजिल ना प्राप्त हो जाए, ये किसका स्टेटमेंट था? ये स्वामी विवेकानंद जी का है। आप सब लोगों ने इसको सुना होगा। लेकिन प्यारे बच्चे, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि किसी एक कोट को, किसी भी एक कथन को, सिर्फ हम लोग रोज पढ़ते हैं इनको ही, लेकिन कहते अगर आपने किसी एक कथन को भी अपना लिया ना, किसी महान व्यक्ति के एक कथन को भी पूरी जिंदगी में आत्मसात कर लिया अपने अंदर, उसको आप फॉलो करते हैं, कहते हैं आप सिर्फ एक कोट से कामयाब हो जाओगे, एक कथन से। लेकिन उसका अनुसरण करना होगा आपको। ठीक है, आगे। इनकी पुस्तकें कौन सी है? कर्म योग, ज्ञान योग, राजयोग, जो इनके मरणोपरांत प्रकाशित हुई थी, मरणोपरांत यानी कि बाद में। और भक्ति योग भी पुस्तक कौन किसकी है? इन्हीं की पुस्तक है, भक्ति योग। न भूतो न भविष्यति, न भूतो न भविष्यति, न भूतो न भविष्यति बुक किसकी है? वो इन्हीं की बुक है। संगीत कल्पतरु बुक इन्हीं की है, माई मास्टर इन्हीं की है, इंस्पायर्ड टॉक इन्हीं की पुस्तक है। वेरी गुड। बहुत पत्र था इनका, इनके पत्र का नाम क्या था? उद्बोधन। किस भाषा में लिखा था? बंगाली भाषा में। और कहते स्वामी विवेकानंद जी द्वारा अंग्रेजी भाषा में लिखा गया पत्र कौन सा है? वो प्रबुद्ध भारत है। इनके पिताजी का नाम विश्वनाथ था, इनकी माताजी का नाम भुवनेश्वरी था, और इनके भाई हैं भूपेंद्र नाथ। आप इतिहास में जानोगे भूपेंद्र नाथ अनुशीलन समिति से जुड़े रहे प्यारे बच्चे, और एक बहुत प्रबल क्रांतिकारी देश में रहे। अनुशीलन समिति के लिए बहुत शानदार काम इन्होंने किया है, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत। विभाजन 1905, जानते हो बंगाल विभाजन के बारे में? मुझे बताओ बंगाल विभाजन के समय पर गवर्नर कौन था? बंगाल विभाजन के समय तो आपका 1858 में, हालांकि हमको वायसराय बोलना चाहिए। वायसराय कौन था ये बताएं आप, कॉमन सा क्वेश्चन। आप कहेंगे भैया करजन था। अब इसका बैकग्राउंड समझो, बैकग्राउंड समझो। सर जी स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछ सकता हूँ क्या? हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल पूछ सकते हैं, दिक्कत नहीं, पूछे। पश्चिम बंगाल, वो 18 प्रैक्टिस सेट के लिए मैंने आपसे जानते हो ना, ये कौन सा हिस्सा है? बंगाल। इसके दो हिस्से कर दिए। इस वाले को बोलते हैं ईस्टर्न और इसको वेस्टर्न। ये पश्चिमी है, ये पूर्वी है। आप कहेंगे भैया हम भारत को देखते हैं, भारत का पश्चिम ये है, पूर्वी है, और इधर बोलते पश्चिम बंगाल, तो पूर्व में पश्चिम बंगाल कैसे? तो बच्चा वो भारत के पूर्व में है, लेकिन इस बांग्लादेश के तो पश्चिम में है। तो बांग्लादेश के पश्चिम में, इसीलिए पश्चिम बंगाल बोलते हैं। असम मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था पूर्वी बंगाल में, जिसकी राजधानी क्या बना दी गई? ढाका, और इसका लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया ब्लूमफील्ड फुलर को। ब्लूमफील्ड फुलर को क्या बना दिया गया? इसका लेफ्टिनेंट गवर्नर, कि इस क्षेत्र को संभालेगा। ठीक है। पश्चिमी बंगाल, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये हिंदू बाहुल्य क्षेत्र थे। इसकी राजधानी बनाई गई कोलकाता को, और इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने? एंड्रयू फ्रेजर।
एंड्रयू फ्रेजर। तो दिक्कत, चलो, माता जी का नाम मैं आपको बता चुका, भुवनेश्वरी। सर जी, स्वामी विवेकानंद जी को स्वामी किसने कहा? वो खेतड़ी के महाराज थे प्यारे बच्चे, उन्होंने कहा था। बहुत सही। और किसी का कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। देश की कुल आबादी क्या बोलोगे? 40 करोड़ थी उस समय पर। और बंगाल की आबादी कितनी थी? 8 करोड़। यानी कि बंगाल सबसे समृद्ध था, अंग्रेज इसी को पाना चाहते थे, उपजाऊ भूमि इसी की थी, और देश की 20% पॉपुलेशन भी यही थी, जनसंख्या भी यही थी। इसकी घोषणा हुई प्यारे बच्चे कब? आपका 20 जुलाई 1905 को। बहुत जगह 19 जुलाई मिलती है, एकदम से गलत चीज है। लागू हुआ, क्या बोलोगे? लागू। लागू कौन हुआ? ये आपका लागू की डेट लिखना प्यारे बच्चे इसमें, 16 अक्टूबर 1905। लागू हुआ बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905, और एंड्रू फ्रेजर को ये जिम्मेदारी मिली थी इसकी लागू कराने की। लागू कराने की। सर जी, स्वामी विवेकानंद जी ने शादी क्यों नहीं की? अरे भैया, तुमको क्या लेना उस बात से? कोई शादी करे ना करे, उनका अपना चुनाव है, हैं? तुम ये देखो ना, तुम्हारा संरक्षण होगा नहीं होगा? ये कह रही शादी क्यों नहीं की है। अक्षय चौधरी जी, ये कहा जाता है, सत्य नहीं है, कहा जाता है कि ऐसा कुछ है। चलो, तो स्वामी विवेकानंद जी का बचपन क्या नाम था? अभी बताया नहीं, नरेंद्र नाथ था। आप सो के क्लास देखते हैं क्या? बिल्कुल रवि, एकदम ठीक है, आगे आएगा। अब ध्यान से पढ़ेंगे, कमेंट बंद करेंगे। दिमाग की उपज किसके की थी? बंगाल विभाजन पूछे बैडन बर्न। बैडन बर्न याद है, कांग्रेस का अध्यक्ष बना था, वही अंग्रेज है। राज्य सचिव इस समय था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रिजले। वायसराय था इस समय करजन। क्या लक्ष्य था इनका? इनका लक्ष्य था कि भारत को बांट दिया जाए सांप्रदायिक तरीके से, हिंदू और मुसलमान में। और जब इन्होंने बंगाल को बांटा, पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल बनाए, तो एक तरफ तो ऐसा हिस्सा किया जिसमें मुसलमान ज्यादा हैं और हिंदू कम है, ताकि जो बहुसंख्यक है वो अल्पसंख्यकों को परेशान करें। और इधर रख दिए कि आपके हिंदू ज्यादा और मुसलमान कम, ताकि ये उनको प्रताड़ित करें, तो ताकि एक संघर्ष की स्थिति पैदा हो। तो क्या जन्म देना चाह रहे थे? सांप्रदायिकता को जन्म देना चाह रहे थे। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में शोक दिवस मना, क्योंकि प्यारे बच्चे क्या हो गया? 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन लागू हो गया। ठीक है। राखी दिवस, हिंदू और मुसलमानों ने एक दूसरे को राखियां बांधी, बोले कि भाई ये अंग्रेजी शासन हम लोगों को एक दूसरे से दूर नहीं कर सकता, हम इसी भारत भूमि के हैं। वंदे मातरम गाया गया, और इसी समय पर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा आमार सोनार बंगला, जो बाद में बांग्लादेश का क्या बना? राष्ट्रगान बना। तो देश गीतम लिखा गया इस समय तमिलनाडु में, ये लिखा था सुब्रमण्यम स्वामी जी ने। तो देश गीतम एसएससी सीएचएसएल 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो देश गीतम किसने लिखा है? तो किसने लिखा है? सुब्रमण्यम स्वामी जी ने लिखा है, जो तमिलनाडु के। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। सचिन, बहुत अच्छा आप करते हैं। चलो भाई, चले आगे। नेक्स्ट, बंगाल विभाजन के विरोध में, बंगाल विभाजन की मैंने आप लोगों को बोला कि इसकी घोषणा कब हुई, बोलेंगे तो कई बार 19 जुलाई भी मिलता है देखने को, तो 20 जुलाई ऑप्शन नहीं होगा तो आप भी 19 जुलाई चुनेंगे। घोषणा हुई इसकी कब? 20 जुलाई को। तो 20 जुलाई लोगों को पता चल गया कि बंगाल बटेगा, तो लोगों ने विरोध करना शुरू किया इसके लिए अगस्त में। तब से इसके जो अंगेस्ट लोग गए, वो गए लगभग 15 दिन बाद, यानी 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में मीटिंग हुई और स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया। स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया। और स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। मैं आपको आज ही बता रहा था। अब मुझे बताओ, जो बच्चा क्लास में ध्यान से सुन रहा था, कि इन दोनों ने 1875 में कौन सा संगठन बनाया था?
याद है इंडिया लीग, शिशिर कुमार घोष वाला, उसका नेतृत्व उनके बाद में किसने किया था? आनंद मोहन ने और सुरेंद्र नाथ ने। ठीक है, अभय वर्मा वो बहुत जरूरी है। चलो, कविंद्र सिंह जी मटरी नंबर 4 है ये आज की क्लास के, 3 मटरी में पहले देख चुका हूं। इनको कुछ नहीं सूझा। मैंने बताया कि एक बच्चे ने पूछा स्वामी किसने कहा, मैंने बोल दिया महाराज खेतड़ी ने। तो इस बच्चे के दिमाग में आया खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए प्रसिद्ध है। अब ये कहेंगे तांबे के अयस्क कौन कौन से हैं, तो मैं आपसे कहूंगा फिर कॉपर पायराइट है, क्यूपराइट है, कॉपर ग्लांस है। फिर ये पूछेंगे जी कॉपर ग्लांस किस तरह से तैयार होगा। ऐसा सिलेक्शन से दूर जाओगे दोस्त। खुद को फोकस करें, जो चीजें मैं बोल रहा हूँ वो सुने। बहुत बढ़िया उत्तर आता हुआ बहुत सारे बच्चों का। रश्मि यादव जी एकदम ठीक है। परमेश्वर भोंडेकर एकदम सही है। ओके, बात समझे? बंगाल विभाजन हुआ, फिर विरोध हुआ। विरोध से क्या मतलब था? स्वदेशी आंदोलन में विदेशी वस्त्रों, यानी विदेश से जो भी चीज आती थी, नमक या कपड़े बात करें, या उनके जो स्कूली शिक्षा थी, उन्हें इन सबको खत्म कर दो, हम सब लोग अपना बिल्ड करेंगे। तो बनाई गई एक स्वदेश बांधव समिति, अश्विनी कुमार दत्त। नवीन, जो कोई भी बच्चा टॉपिक से हट के बात कर रहा हो उसको ब्लॉक कर देना। समिति क्या बोलेंगे? इसका मतलब था कि हम लोग अपनी स्वदेशी चीजों को बढ़ाएं। डॉन सोसाइटी, डॉन सोसाइटी क्या बोलोगे? ये बनाई किसने? आपका सतीश मुखर्जी ने। और डॉन सोसाइटी का गठन क्यों किया गया था? शिक्षा के लिए, कोलकाता में। तो अगर हम विदेशी शिक्षा को छोड़ेंगे तो हमारा अपना एक एजेंडा तो होगा कि हम अपने लोगों को शिक्षा किस तरह देंगे। प्राइमरी लेवल से शुरू करेंगे। और अंग्रेजी जो शिक्षा है, क्योंकि मैकाले का प्रभाव था इस समय तक। मैकाले तो 1833 में ही प्रयास कर चुका था, 34 में विधि आयोग का प्रयास कर चुका था, 35 में अंग्रेजी शिक्षा के प्रयास के लिए काम कर चुका था वो। तो मैकाले की जो शिक्षा थी वो भारत पर कई जगह बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। तो डॉन सोसाइटी शिक्षा के लिए खोली गई। बंगाल के विभाजन के बाद पहला स्वदेशी कॉलेज खुला रंगपुर में। ये कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। लवकेश सिंह मेरे दोस्त, टू मच थैंक यू। ठीक है, तो बात समझ गए। स्वदेशी आंदोलन किस लिए चला? स्व यानी कि अपनी, देशी मतलब देश की चीजों को अपनाएंगे हम। कपड़े हम अपने पहनेंगे, विदेशी वस्त्र नहीं पहनेंगे। विदेशी किसी भी चीज का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो विदेश की चीजों को छोड़ करके अपनी चीजों का इस्तेमाल करना, ये स्वदेशी है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो बंगाल के विभाजन के बाद में पहला स्वदेशी कॉलेज कहाँ खोला गया? रंगपुर में। 1906 में बनी राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, जिसने कहा कि भाई हम अपनी पॉलिसी बनाएंगे शिक्षा की। 1906 में बंगाल में खुला बंगाल नेशनल कॉलेज। बंगाल विभाजन के विरोध का दमन करने के लिए, अब बहुत सारे लोगों ने बंगाल विभाजन का विरोध किया, तो उसके लिए क्या हुआ? कार्लाइल को नियुक्त किया गया। किसको नियुक्त किया गया? कार्लाइल को नियुक्त किया गया। ठीक है, ठीक है रवि, वेरी गुड। अगेन, मुस्लिम लीग ने बंगाल का विरोध नहीं किया। बंगाल का मतलब बंगाल विभाजन का। मुस्लिम लीग को कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि अंग्रेज इनको अपने फेवर में कर चुके थे कि अगर हम लोग चले जाएंगे और अगर हम लोग चले गए तो ये हिंदुओं का देश है, तो यहां पर ये तुमको प्रताड़ित करेंगे। मुसलमानों को ये बोला। तो मुस्लिम लीग बना इन्हीं के, अंग्रेजों के संरक्षण से बना। बोले तुम अपनी कोई डिमांड करो, तुम खुद को अलग रखो, अपने हितों की बात करो। तो अंग्रेजों ने चाल चल दी और ऐसा बीज बो दिया जो आज तक खत्म नहीं होता। 1906 में बना था कौन? मुस्लिम लीग। संस्थापक थे इसके सलीमुल्लाह खां। ठीक है, सलीमुल्लाह खां। और इनके साथ में एक व्यक्ति थे आगा खां। आगा खां बंगाल के नवाब थे। तो इनको अंग्रेजी शासन ने बोला कि तुम अपना एक लीग बना लो। और 30 दिसंबर 1906 को ढाका में बन गया क्या? मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई? आपका ढाका में हुई। क्या बोलोगे? ढाका में हुई।
इसके पहले अध्यक्ष जो बने वो मुश्ताक हुसैन बने, मुस्ताफ नहीं मुश्ताक। और जब मुस्लिम लीग बना था तब कौन था? मिंटो था। कौन था? मिंटो था। बहुत बढ़िया सर जी। बंगाल विभाजन नहीं होता तो शायद बांग्लादेश नहीं बनता। फिर बिल्कुल ठीक कह रहे जय सिंह। तो पाकिस्तान ही क्यों बनता? पर मटरी क्या होता है? जो प्यारे बच्चे ध्यान से नहीं पढ़ता और इधर उधर की बात करता है, ऐसी बातें जिनका कोई अर्थ नहीं है, जो एक दूसरी क्लास का बच्चा भी शायद बात ना करे, ऐसे बच्चे को हम मटरी कहते हैं। अंकित मौर्य जी को बहुत ध्यान से नहीं समझ में आया तो उन्होंने बोला सर बंगाल विभाजन हुआ क्यों था? तो हम इतनी देर से दोस्त यही तो बात कर रहे थे कि अंग्रेज क्यों क्यों करना चाहते थे बंगाल विभाजन। ये देखो, ये यहाँ क्या बताया था मैंने आपको? बंगाल विभाजन का लक्ष्य क्या था, उद्देश्य क्या था? सांप्रदायिकता को जन्म देना, है ना? ध्यान से पढ़ा करें। आगे आएंगे जी, कोई दिक्कत? बिल्कुल सही आंसर बोला है पवन कुमार जी, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत शानदार। ठीक है आलोक कुमार ओझा जी। तो बंगाल विभाजन को 1911 में रद्द भी कर दिया गया। रद्द किया गया अनुशीलन समिति के प्रभाव की वजह से, क्योंकि अनुशीलन समिति, अभी आप आगे पढ़ोगे, उसने इस बंगाल विभाजन के विरोध में बहुत सारे एक्शन किए। कई अंग्रेज अधिकारियों की हत्या उन्होंने की और मोटो एक ही था कि जो तुमने बंगाल को विभाजित किया है, जो तुम बीज बो रहे हो हमारे देश में हिंदू और मुस्लिम का, ये तुमको वापस लेना होगा। तो तीसरे दिल्ली दरबार के टाइम पर क्या कर दिया गया? जॉर्ज पंचम आया, उसने बोला बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है। ठीक है। इसके समय पर हार्डिंग सेकंड के टाइम पर 1911 में दिल्ली राजधानी घोषणा की गई। पहले राजधानी भारत की दिल्ली नहीं थी, कलकत्ता हुआ करती थी। तो 1911 में घोषणा की गई और 1912 में दिल्ली क्या बन गई? राजधानी बन गई। राजधानी बन गई। 1927 में नई दिल्ली शहर बसा और 1931 में नई दिल्ली राजधानी बनी। अब आप कहेंगे भैया दिल्ली नई दिल्ली दोनों अलग चीजें हैं। तो दिल्ली आपसे पूछे राजधानी कब बनी तो 1912, और पूछे नई दिल्ली तो 1912 मत लिख देना मटरी की तरह। अब बोलना कि 1912 में तो नई दिल्ली था भी नहीं, नई दिल्ली शहर तो बसाया गया दिल्ली के बराबर में 1927 में, तब इसको राजधानी बनाया 1931 में, 1931 में। समझ रहे? 1911 की घटना है तीसरे दिल्ली दरबार के टाइम की। अब बात करते हैं गांधी युग से पहले की बात। मैंने आपको बताया कि जब बंगाल विभाजन हुआ, कब हुआ था, किस वर्ष में, बोले एक बार? 1905 में। वापस कब लिया गया? 1911। तो इसके पीछे जो एक्शन रहे वो किसके रहे? अनुशीलन समिति के रहे। लेकिन ध्यान से, अनुशीलन समिति 1902, मिदनापुर, ये बंगाल की जगह है, ज्ञानेंद्र नाथ बसु ने बनाई इसकी एक शाखा। इसकी जो ढाका शाखा थी वो पुलिन बिहारी दास ने बनाई। हालांकि पुलिन बिहारी दास थोड़ा सा बाद में एक्टिव हुए थे। ठीक है, कोई दिक्कत? ऐसा नहीं है सौरभ। कलकत्ता में प्रेमनाथ मित्रा, सरला देवी और अरविंदो घोष। तो मिदनापुर शाखा ज्ञानेंद्र नाथ बसु, आपको बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है। ढाका में पुलिन बिहारी दास थे, सिर्फ समझे। प्रेमनाथ मित्रा, सरला देवी, अरविंदो घोष। सबसे बड़े इसमें नाम है अरविंदो घोष जी का। ठीक है, सबसे क्रांतिकारी यही हुए, इन्होंने लोगों को एक दिशा दिखाई।